मैं डॉक्टर शोभा भाटिया राजकीय महाविद्यालय जमवा रामगढ़ से हिंदी साहित्य के द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में एकांकी तांबे के कीड़े की चर्चा कर रही थी, जो कि भुवनेश्वर द्वारा रचित एब्सर्ड अर्थात विसंगतिपूर्ण एकांकी के अंतर्गत आती है। इस एकांकी को पढ़ते हुए हमने यह जानने का प्रयास किया था कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने स्थान पर परेशान है। वह चाहे निम्न वर्ग से हो या उच्च वर्ग से, गरीब हो या अमीर हो, स्त्री हो या पुरुष हो, नौकरी करने वाला हो या घर पर रहने वाला हो। ये स्थिति किसी भी रूप में परेशानी का कारण बनी हुई है। सभी अपनी अपनी परेशानियों के साथ लाचार होकर अपना जीवन जी रहे हैं। जीवन जीते हुए सभी अपने अपने मन में, अपने अपने दिमाग से अपनी निराशा को, अपने जीवन के बारे में सोचने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई छलपूर्वक दिमाग का प्रयोग करते हुए, दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हुए, बौद्धिकता के माध्यम से जीतना चाहता है। कोई अपनी कोमलता और कमजोरियों के माध्यम से, हृदय के माध्यम से अपने आप को छलना चाहता है कि जैसे वह अपने आप में खुश है। लेकिन जीवन की सच्चाई है कि अपने जीवन में हम शायद मुखौटा ओढ़े रहते हैं। हम अंदर से कितने भी परेशान क्यों ना हो, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति हमारी दुखती हुई रग पर हाथ रखे या किसी को ये एहसास हो कि हम परेशान हैं। और इसी कारण से हम अपने अपने स्थान पर कभी कभी गलत चीज़ों का प्रयोग करते हुए भी प्रयास करते हैं कि हम उन सारी चीज़ों को भूल जाएं। जैसे कि इस पृष्ठ संख्या 56-57 पर मशरूफ़पति शराब के माध्यम से अपनी तकलीफ़ को भुलाना चाहता है। परेशान रमणी उसकी शराब पीने की आदत से परेशान है और रिक्शे वाला अपने स्थान पर लड़खड़ाता है। अपनी परेशानियों की वजह से उसे लगता है कि शायद साहब की तबीयत ठीक नहीं है। मशरूफ़पति शराब के नशे में अपनी ही उलझनों में उलझा हुआ है। रिक्शे वाले को लगता है कि जीवन एक अंधा कुआं है जिसमें हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन फिर उसे लगता है कि चाहे जीवन के अंधे कुएं में कुछ दिखाई ना दे, लेकिन जो माध्यम जीवन जीने का उसके पास रिक्शा है, उसमें शीशे लगे हुए हैं। वह स्वयं को देखने के साथ साथ दूसरों को भी देख सकता है और कोई व्यक्ति उसके इस सहारे को छीने उसे बर्दाश्त नहीं होता है। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए निर्मला, जो कि एक स्वप्न बन चुकी है, वो दूर जा चुकी है, लेकिन अपने शक से परेशान स्त्री बार बार अपने पति से पूछती है कि तुम निर्मला के घर गए थे। इसके पश्चात थका हुआ अफसर अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि मैं अफसर हूँ, लेकिन थक गया हूँ। जवानी में मैंने हजारों खोपड़े चटकाए हैं। हजारों खोपड़े चटकाने का मतलब ये है कि अनेक बुद्धिजीवियों से उसने टक्कर ली है और उन सबको हराया भी है। लेकिन अब वह अपने जीवन से थक चुका है। बढ़ती हुई उम्र में उसे लगता है कि वह कहीं कमज़ोर पड़ रहा है। लेकिन
उस निराशा से दूर होने के लिए वह झूठी सच्ची बातों से अपने आप को बदलना चाहता है, अपने जीवन की निराशा को दूर करना चाहता है, जिसमें वह पहेली पूछता है और पक्षी जो कि असंभव कार्य है कि वह भौंके, उसके माध्यम से वह अपने आप को उलझाना चाहता है कि जीवन में ऐसे बहुत से कार्य होते हैं कि जो असंभव होते हैं। जैसे रंग बिरंगी चिड़िया जो बादलों को देखकर नाचती है, अनेक रंगों से परिपूर्ण है, लेकिन कुत्ते की तरह भौंकती है। अर्थात हमारा जीवन यद्यपि खुशियों से परिपूर्ण है, लेकिन हम अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवा देते हैं और अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। इसी तरह से यह अंश चर्चा के माध्यम से आगे बढ़ता है और पृष्ठ संख्या 58 पर हम देखते हैं कि मशरूपति फिर अपनी चर्चा करता है। मैं सोचता कहाँ हूँ, सुनता कहाँ हूँ और देखता हूँ। मैं देखता हूँ, मैं सिर्फ देखता हूँ। मैं बहुत सी बातें देख लेता हूँ, बाद में मेरी कोशिश यह रहती है कि जो भी मैंने देखा कोई भी खासकर तुम ना देखो, और इसलिए तो मैं देख लेता हूँ, उसे फ़ौरन तोड़ना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्रेम जो करता हूँ। इस अंश के माध्यम से मशरूफ पति अपने हृदय की बात को रखता है कि वह परेशान रहने वाली रमणी का पति है, जो कि निरंतर अपने आप में डूबा रहता है। अपने पत्नी के साथ रहते हुए भी वह किसी कल्पित निर्मला के बारे में सोचता रहता है और उसकी इस सोच के कारण से उसकी पत्नी जो है वह परेशान रहती है। वह कोशिश करता है, वो ये कहना चाहता है कि मैं अब जीवन में दूसरों की बातों को सुनना नहीं चाहता, सिर्फ अपनी आँखों के माध्यम से देखी हुई बातों को भी ही विश्वास करना चाहता है। और वह चाहता है कि जो स्थितियाँ उसके सामने है उसका वह स्वयं अनुभव करे, ना कि दूसरों के कहने से उन स्थितियों को समझने का प्रयास करे। और इसके साथ साथ वह यह भी चाहता है कि जिन चीज़ों को वह स्वयं अपनी आँखों से देखे या महसूस करे, लेकिन वह दूसरों के साथ उनको बांटना नहीं चाहता। वो चाहता है कि उसका जो भी अनुभव है वह सिर्फ उसी का अनुभव हो, चाहे वह मूल्यहीन ही क्यों ना हो। अर्थात चाहे वह बेकार ही चीज़ों को जीवन में देख रहा हो, लेकिन ना तो वह अपनी इस कमज़ोरी को दूसरों के साथ बांटना चाहता है और ना ही वह यह चाहता है कि कोई व्यक्ति उसकी सोच के बारे में देखे, सोचे या उसे कुछ कहे। इसलिए वह बार बार कहता है कि वह कुछ सुनना नहीं चाहता है, वह सिर्फ अनुभव करना चाहता है। इस वजह से वह बार बार अपनी पत्नी को कहने का प्रयास करता है कि वह उससे प्रेम करता है, लेकिन उसका शक जो है वह बार बार दूसरी ओर उसको क्यों ले जाता है। मशरूफ पति ने अपनी सोच और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया है कि वह किसी भी तरह से किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपने अनुभव को बांटना नहीं चाहता है। इसी तरह से बहस करते हुए यह एकांकी आगे बढ़ती है और पुनः स्त्री की बात आती है। तुम जानती हो भय छोड़ देने से क्या होगा। तब मैं कुछ मिटा नहीं सकता, नाश नहीं कर सकता, मुझे बराबर सृजन करना होगा और तब हमारी आत्मा और शरीर के मंथन से जो निकलेगा वह हमें मार डालेगा, हमारा अंत कर देगा। तुम बूढ़ी हो जाओगी, जीवन क्रीड़ा नन्ही सी रतन जड़ी रिस्टवाच की तरह रुक जाएगी। विश्लेषण करते करते
पुरुष पात्र पुनः अपनी बातों को रखता हुआ कहता है कि जीवन में चाहे हम सोचना छोड़ दें, भय को छोड़ दें, लेकिन जीवन का अंतिम सत्य है कि हमें मृत्यु को प्राप्त होना है। उसका मानना ये है कि हम चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें, लेकिन जीवन में जो घटित हो रहा है उसको मिटा पाने की क्षमता हम में नहीं है। हम कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन जीवन की सच्चाई को हम समाप्त नहीं कर सकते। लेकिन पुनः अपने आप को संभालते हुए वह कहता है, लेकिन चाहे मेरे जीवन में निराशा हो या आशा हो, चाहे अंतिम सत्य विनाश हो, लेकिन फिर भी एक मानव होने के नाते मुझे हमेशा निर्माण ही करना होगा। सृजन करना अर्थात निर्माण करना, अर्थात चाहे दुख हो चाहे सुख हो, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि जीवन में हम प्रगति की राह पर बढ़ सकें और कुछ नया निर्माण कर सकें, और यही हमारे जीवन की सच्चाई है। लेकिन पुनः वो सोचते हुए दुखी होकर कहता है कि इस प्रयास में, इस मंथन में, शरीर की मंथन करने से, आत्मा का मंथन करने से जो सत्य हमारे सामने आएगा वो वास्तव में हमें जीने नहीं देगा, क्योंकि मंथन से जो रास्ता हमें दिखाई देगा उस पर चलना हमारे लिए अत्यधिक कठिन होगा। और पुनः वह इस चीज़ से भी डर जाता है कि जीवन का अंतिम सत्य है वृद्धावस्था, जो कि हमारी जीवन की सारी सुंदरता, सारी अच्छाई और सारी खूबसूरती को समाप्त कर देता है। अर्थात वह हमें जीवन के अंत की ओर ले जाता है। उसका मानना ये है कि जीवन जो है वह एक खेल के समान है, जो कि जिस तरह से समय या घड़ी, समय नहीं रुकता है लेकिन घड़ी चलते चलते रुक जाती है, उसी तरह से हमारे जीवन में भी अंत के निकट पहुंचकर हमारा जीवन रिस्ट वॉच की तरह बंद हो जाता है, लेकिन जीवन क्रीड़ा कभी समाप्त नहीं होती है, बल्कि वह अन्य पात्रों के माध्यम से आगे बढ़ती रहती है। यहाँ पुरुष पात्र इस सत्य को स्वीकार करता है कि जीवन की थकान, नीरसता, टूटन, परेशानी, मानसिक सोच और निरर्थक प्रयासों के कारण हम अपने जीवन में अत्यधिक डरे हुए रहते हैं, और हमारा चिंतन जो है वह संसार का चिंतन बन जाता है। लेकिन चिंतन से हम अपनी शक्ति को समाप्त कर लेते हैं और बेबसी से अपने जीवन को ढोते हुए हम एक दिन वृद्ध हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और हमारी ज़िंदगी का अंत हो जाता है। चाहे हमारे जीवन में कितनी ही बेशकीमती चीज़ें क्यों ना हो, जिस तरह से रत्नों से जड़ी हुई बेशकीमती घड़ी भी रुक जाती है, उसी तरह से हमारा जीवन कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, कितना